राधे कृष्ण सभी विद्यार्थीगणों को। आइए, हमारा नाम है, पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम है प्रवीण कुमार शुक्ला और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल अनसार्ड पेपर। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि वर्णनात्मक प्रश्न आपके सामने आएंगे जल्दी ही, तो हम उसका पहला पार्ट लाने जा रहे हैं और इसमें आशा है कि आप लोगों को ट्रिक और कंसेप्ट और सारे सिखाएंगे हम और आपको पसंद आएंगे। ठीक है, तो हम बिना देर किए और हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे कि वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, कितने कितने नंबर के आते हैं, कैसे उनको हल करना है, सारी विधियां बताएंगे आपको। ठीक है, तो बिना देर किए हम चालू करते हैं। ये देखिए, खंड जो बा है, इसमें वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न जो है, वर्णात्मक प्रश्न में इसमें ये नंबर दो नंबर के सारे सवाल आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो सब जितने हैं क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चनों को हल करने की ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। परंतु इसमें एक बात याद रखना, इनको ध्यान देके पढ़ना और इनका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मान के चलिए आपका कितने भी प्रश्न कर लीजिए, कितने भी मैराथन देख लीजिए, कितने भी वीडियो देख लीजिए, उससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अब हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये लंबवृत्तीय शंकु है और लंबवृत्तीय शंकु का जो आधार है ये और इसकी ऊंचाई ये है, तो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और ये डी मान लेते हैं या ओ मान लें, कुछ भी मान लें। अब इसको, ये ऊंचाई हमारी 48 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और ये जो दिया है त्रिज्या दी है, जो व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर का व्यास है। अब जब त्रिज्या इसकी निकाली जाएगी तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब हम आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना दिया है, 14 दो बार स्क्वायर में है, 2 बार लिख लीजिए। एच हमारी है 48। ठीक, अब क्या करेंगे, एक तो 3 से हम काट लेंगे, 3 एकानम 3 और 3 6 16, आ गया 3 खत्म। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। 14 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 196। 14 चौकू 56, 5 आया, 14 एकानम 14, 14 5 19। अब आगे इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा हम एक जगह कर लेते हैं कहीं, इसका गुणा करेंगे, 96 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। और आगे चलते हैं, तो आगे इसमें कह रहा है खा नंबर, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक, क्या दिया है कि एक संख्या ए जो है 96 और बी संख्या एक है 404। उसका कह रहा है HCF निकालिए, HCF निकालिए। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करें, तो HCF निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो पहली बात हमारी HCF निकालनी है तो अवगुणनखंड विधि से, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे निकालेंगे, 96 लिखते हैं और यहां निकाल देते हैं 404, यहां लिखते हैं 404 और यहां लिखते हैं 96। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम बगल में ऐसे कर लेंगे 404,
इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 घनम 2, 2 घनम 2। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये अभाज्य हो गया। अब आ गया 96। 96 तो यहाँ लिख देंगे हम 2 × 2 × 101, और ये इसको लिख देंगे 96 का फिर गुणनखंड कर लेंगे 2 से। 2 चक्कू 8, 1 आया तो 2 8 16, 2 से किया 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से किया 2 एकनम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से किया 2 छंके 12, फिर 2 से किया 2 3 6 और 3 3 यहाँ। ठीक है, ये कर लेते हैं 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5 और 3। ठीक है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये कट रहा है, ये मिल रहा है, ये कट रहा है। जोड़ा देख लो, जोड़े में से एक ले लो। ठीक, अब यहाँ ये जो जोड़े में मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, तो बस यही हमारा होगा HCF। यही HCF हमारा आंसर हो गया। ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 2 और अतः यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, अतः HCF 96 तथा 404 का 4 होगा। ये अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। काम नंबर कह रहा है, इनसे घबराना नहीं है, अब इनको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में इनको हल करना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िए और उसके बाद करिए। ठीक है, और 4 - 3 ये का नंबर है, ये का नंबर दिया है। इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु हैं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड लिखा है। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदुओं की निर्देशांक बताइए। निर्देशांक ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। अब दिया है, पहले दिया है, लिख लीजिए। ये बिंदु है ए, एक है बिंदु और एक दूसरा है बी बिंदु। ए बिंदु में -1 और 7 है और इसमें 4 है और इसको अनुपातिक में विभाजित कर रहा है। 2:3 से इस रेखा को विभाजित हो रही है। तो 2 इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2 और इसको मानते हैं X1, इसको मानते हैं X1 Y1 और इसको मानते हैं X2 और Y2। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, विभाजन बिंदु का सूत्र होता है। पहली बात, आप सभी लोग मेरी बात मान के पूरे किताब के आप कमेंट कीजिए और कमेंट में अगर बताएं तो हम सारे सूत्र, पूरे किताब के सूत्र का एनालिसिस आपके सामने रख देंगे और वो परीक्षा के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आप लोगों को सही गाइडेंस और सही तरीका आपको लिखने का पता हो सके, आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक, अब इनको कैसे हल किया जाता है? विभाजन बिंदु का सूत्र होता है, x और y 2 बिंदु जो यहाँ है, यह विभाजक बिंदु है, विभाजन बिंदु, इसको हम P मान लेते हैं, माना ये P पर करते हैं। और अब हमें ये सूत्र होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और ये होगा विभाजित करें, मिलाने वाली रेखाखंड को इतने में विभाजित कर रहे, तो इसका एक x से संबंधित हो गया और एक y से संबंधित होगा। तो y का क्या होगा? y का होगा M1 y1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, और M1 इसमें क्या दिया है? 2 और x2 हमारा क्या दिया है? 4 और M2 हमको क्या दिया है? 3
और x1 हमको कितना दिया है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 और इसमें क्या दिया है m1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास -3 है और प्लस m2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है और m1 प्लस m2 अब 4 दूना 8 और ये 3 से 1 का करेंगे 3 और 5 आया और यहाँ आया 3 दूना 6 माइनस के आया और 7 3 21 प्लस का आया और 3 2 5। अब 8 से 3 गया 5 5 बटे 5 और 6 21 से 6 चले गए तो कितना बचे एक यहाँ से गया 5 15 माइनस अपॉन 5। यहाँ लिख लेते हैं आगे की कहानी। ये 5 5 दोनों कट गए तो यहाँ आ गया 1 और ये 5 5 3 15 यहाँ आ गया -3। अतः हम कह सकते हैं कि P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x और y निर्देशांक निकलेंगे तो y -1, ये आपका आ गया अभिष्ट आंसर। ये बॉक्स में कर दीजिएगा, ऐसे ही वहां बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करते जाइए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ देख लीजिए ये माइनस का नहीं आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक, ये प्लस का आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ये प्लस की संख्या है और ये माइनस का है, घटेगा तभी आएगा। 1 और 3 आ गया आपका अभिष्ट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ग नंबर। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, 2 नंबर केवल आपके सूत्र अप्लाई किया और रखा और आंसर आपके सामने है। तो ऐसे आपको करना है, परंतु आपको सूत्र याद होना चाहिए और सवाल का तरीका याद होना चाहिए। तरीका आपको बहुत जरूरी है कि आपको अगर सही तरीका नहीं आएगा तो आप सवाल सही से नहीं लगा पाएंगे। तो घ नंबर सवाल देखिए, वर्णात्मक प्रश्न के जो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, आप खुद देखेंगे ये सवाल आपको बहुत अच्छे सवाल हल होते हैं और इनका हल करने का कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी आप सबको कह रहा। और ये देखना हम ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक इसमें भी है यूज होगी। cos बीटा बराबर 1/2 हो तो कह रहा है कि अल्फा और प्लस बीटा का मान बता दीजिए। कुछ नहीं, इसमें क्या है दिया है, लिख लेना, पहले दिया है फिर उसके बाद में लिखना साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है। साइन अल्फा बराबर साइन, इसका मान होता है 30 अंश। ठीक, साइन साइन कट गया, अल्फा का मान हमारे पास कितना आ गया 30 अंश आ गया। अब हम कॉस का निकाल लेते हैं, कॉस बीटा बराबर, तो कॉस 1/2 का मान होता है 60 अंश। कॉस कॉस कट गया, बीटा बराबर आ गया 60 अंश। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अतः अल्फा और प्लस बीटा जब रखेंगे तो क्योंकि बीटा का मान ये आया है और अल्फा का मान ये आया है, तो 30 + 60 आपके सामने आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 90। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया है 90। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, आप हमारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इससे लाइक करेंगे जितना उतना हमको मोटिवेट मिलेगा। आगे चलते हैं। सबको साफ आ रहा है, हमारी आवाज भी साफ आ रही। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ बात आती है मूल बिंदु। तो P एक है और एक मूल बिंदु है, ये आपका, ये समझ लीजिए, ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं और यहाँ से P बिंदु का जो है -6 और 8 है। ठीक है, अब क्या होता है कि कह रहा है इसकी दूरी बता दीजिए, d बराबर बता दीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी होने का, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 भाई x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक, दूरी का सूत्र आप सब लोग जानते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट x1 कहाँ है आपका, x1 है 0 और माइनस x2 कितना है 6, 0 ये माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया, और y1 कहाँ है, y1 0 है और y2 कितना है 8 है। ओके, और इसको स्क्वायर कर दिया, 0 का मान नहीं है, 6 36 88 64 और अंडर रूट ये कितना है आपके पास 100 अंडर रूट, और 100 का बन जाता है 10, इसका लिख दिए इकाई या मात्रक, इकाई मात्रक d बराबर हमारे पास आ गया है 10 इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई दूरी, मूल बिंदु से दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सिद्ध कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, ये होगा LHS, ये हो गया RHS, इसको क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे cos A अपॉन sin A माइनस cos A अपॉन इसको करेंगे cos A अपॉन sin A प्लस cos A। अब ये क्या करेंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos A माइनस cos A इंटू sin A अपॉन cos A प्लस cos A इंटू sin A अपॉन इसमें साइन दोनों में कट जाएंगे तो यही बचेगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद cos कर दे क्या, चलो ऐसे रहते हैं, ये वाले साइन दोनों कट जाएंगे तो यही बचेंगे। तो अब cos कॉमन लिया तो ये cos चला गया, ये cos चला गया तो sin A यहाँ बचा, और यहाँ बचा हमारा cos A, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस sin A बचा। अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं तो ये cos कटा तो बचेगा 1 अपॉन sin A अपॉन 1 प्लस sin A। ठीक, और आगे बढ़ा लेते हैं 1 माइनस, क्योंकि ये वाला हमको लाना है, ये वाला, ये भी यहाँ से भी ला सकते हैं और इधर से करके भी ला सकते हैं, दोनों ओर से हो सकते हैं। तो 1 अपॉन cosec A अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cosec A। अब ये वाला इधर चला गया cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A अपॉन 1, इसको वो किया तो ये आया cosec A प्लस 1 अपॉन cosec A, cosec A कट गया और यहाँ बन गया, यहाँ लिख लेते हैं, ये cosec कट गया तो cosec माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1, यही हमारा अब अभिष्ट आंसर आ गया इसके पास। अतः LHS बराबर RHS। देख लीजिए, आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है अब की बार बोर्ड में आ जाए। ठीक, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 आएंगे, 5 क्वेश्चन करना है इसमें। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 17वां पद, एपी श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब होता है इसका, एपी का अर्थ है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का है। और इसमें एपी का 17वां पद कह रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, सार अंतर पूछ रहा है। अब एपी का समांतर श्रेणी में एपी 17वां पद कह रहा है, तो 17वां पद मतलब समांतर श्रेणी का आप लोगों ने एक देखा होगा, तो 17वां पद का एपी में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के अनुसार रखेंगे हम, तो T 17 है, 17वां पद है, तो A प्लस 16D आपका हो जाएगा, क्योंकि 17वां पद है उससे 1 कम होता है, यहाँ 17 से 1 घटाया तो 16 ही तो आएगा, तो ये आपके 17वां पद।
ठीक, नंबर 1 हो गया। अब 10वां पद क्या होगा? a प्लस 9d, समीकरण नंबर 2। 9d 10 था, एक इसमें से कम किया तो ये बन गया, दोनों समीकरण आ गए। अब कह रहे हैं कि इस 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात अतः प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 17वें पद से 10वां पद अगर निकल जाए तो इसका अंतर आएगा 7। पूरी बात इसने कह दिया, बस इसके मान रख दो। a प्लस 16d और माइनस a, ये जब अंदर जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, a कट गया, 16 से 9 चले गए, कितने बचेंगे? 6 7 d और 7 बराबर 7, 7 से कट गया, d बराबर आ गया 1। अतः हमारे पास सार अंतर को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर 1 आपके सामने आंसर है। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद आ रहे होंगे हमारे ये सवाल। आगे चलते हैं। खा नंबर देखिए, खा नंबर कह रहा है, खा समीकरण है हमारा √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। मूल बताइए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करो, इससे गुणा करो। तो जब गुणा आएगा तो √2 गुणित √2 गुणित इसमें ये 5 हो जाएगा, तो इसका मान कितना होगा? ये 2 बन जाएगा और ये 5, तो 5 गुना 10। 10 का जब गुणनखंड करेंगे हम, 10 का तो 5 आएगा। 5 और 2 7 होते हैं, ये मिल गए, ये गुणनखंड का नियम है। तो 7 होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे √x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब √2 अगर ले लेंगे हम तो आएगा नहीं, तो हम x बाहर ले लेते, √2 अंदर ही रहने दें। x लिया, ठीक, x लिया तो यहाँ 5 बना, और प्लस यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम √2 ले लेते हैं, इसमें √2 लेते हैं। √2 लेंगे तो ये 2 जो बना है, √2 2 से मिलकर बना है। अगर √2 को गुणा कर दिया जाए तो ये 2 आएगा, तो 1 को हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ x बचा, ये वाला x बचा, प्लस यहाँ ये √ वाला खत्म, ये 5 बचा, बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आया x प्लस √2 और एक में बचा √2x प्लस 5 बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर हम रखेंगे इसको, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस √2, ठीक, और ये बनेगा, ये वाला इसमें बनेगा हमारा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5 अपान √2, ये हमारे मूल आएंगे। तो ये कौन सा सवाल है? हाँ ठीक है, अब इसको हम थोड़ा कर लेंगे, √2 से संयुग्मी से गुणा कर लेंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि हर को कभी भी √ में पूर्णतः नहीं रखा जाता, उसे ऊपर लाया जाता है। तो -5 √2 हो गया, यहाँ 2 आ गया, यही हमारा ये 2 मूल आ गए, एक ये मूल आ गया, एक ये मूल आ गया। अतः मूल लिख देंगे यहाँ, अतः मूल माइनस √2 और -5 √2 अपान 2 होगा, ये अभिष्ट आंसर है। आपको ट्रिक अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, करते रहिए। और अच्छे पेन कितनी है? 132, और खराब कितने? खराब पेन है 12, और ये किसी कारण से ये दोनों एक में मिल गए, मिलने पर ये बने 2 दूना 4 और 4 144 बन गए, निकाल लिया गया।
निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। अब उसमें कह रहा है अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब पेन जो हो वो अच्छा पेन हो, कहने का मतलब है पेन जो हो अच्छा हो। तो इसमें से एक अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता होगी, ये अच्छा पेन है, अच्छे पेन कितने कितने हैं, 132 पेन है, और कुल मिलाकर कितने, 144, अर्थात अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अब इनको काट दो, 2 से 11 से काट 11, ठीक है, 2 से काट दो, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 से काटा 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 3 से काटा 33 आया, और 3 से इसको काटा, 3 से नहीं इसको 2 से काटा 33 आया, और 2 से काटा तो 2 2 3 6 और 1 और 2 छंग 12 है। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 3 3 3 गुना 6, आपके सामने 11/12 आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया सभी को, ये काटने से बना है, ये संख्या आ गई। अब आगे देखिए, एक कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये पहले नोट कर लीजिए, भिन्न है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। माना भिन्न है हमारी x/y है। अब उसने कह दिया, उसने कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अब ये अंश है और ये हर है। अब अंश में से 1 घटाया जाता है, प्रश्नानुसार बन रहा है ए, अंश में से 1 घटाया जाता है तो उसकी संख्या 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लें, 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, अब आगे आ जाती है बात कि पुनः देखें, पुनः कह रहा है कि वही रहती है हमारी भिन्न, परंतु अब की बार क्या हो रहा है, और यह 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। ये संख्या यहां जाएगी 4x बराबर y + 8 और 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 3x - y बराबर 3, 4x - y बराबर 8, ये इसके चिन्ह बदल दिए, ये कटा और ये आ गया -x बराबर, ये -8 से 3 चले गए, माइनस के 5, माइनस कटा, x बराबर 5 आया। का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप देख रहे हैं, 3x - y बराबर 3, तो 3 × 6 15 - y बराबर 3 और y बराबर 12, ये वाला इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, y बराबर 12, अतः हमारी भिन्न आएगी 5/12।
आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगला वीडियो अगले